हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल निर्माण एजुकेशनल हब। हम लोग 12वीं के फिजिकल का सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। उसमें 4 लेक्चर पहले हो गया था। आज हम लोग 5वां लेक्चर पे काम करेंगे। इस 5वां लेक्चर में हम आपको बताएंगे संकुलन क्षमता, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। अब आपको ये समझना होगा कि ये पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी होता क्या है भाई। तो इसके पहले वाले लेक्चरों में मैंने आपको बताया था एकक कोष्ठिका, उसमें आपको सारा बता दिया गया था। आपको एससीसी, बीसीसी और एफसीसी ये सारी की चर्चा हो गई थी। अब हम लोग आज एक एक करके सबका संकुलन क्षमता निकालेंगे। और संकुलन क्षमता हम लोग को 3 का निकालना है, एक एससीसी, दूसरा एफसीसी और तीसरा बीसीसी। ये तीनों का संकुलन क्षमता हम लोग को निकालना है। अब संकुलन क्षमता निकालना है तो अब सबसे पहले समझते हैं कि संकुलन क्षमता होता क्या है भाई। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित कण के आयतन तथा घन के आयतन के अनुपात को, फिर से सुनिए इसको आप, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित कण के आयतन तथा घन के आयतन के अनुपात को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। और ये संकुलन क्षमता जो है वो हमेशा परसेंटेज के टर्म में निकलता है, यानी इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। और जब परसेंटेज आपका ये हो जाएगा तो उसको आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं, आप उसको पॉइंट में भी ला सकते हैं, जैसे मन करेगा वैसे आप इसको ले आइएगा। अब एक अहम सवाल ये आता है कि पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या है। तो पैकिंग फ्रैक्शन से ये पता चलता है कि किसी क्रिस्टल सिस्टम में या किसी क्रिस्टल जालक में या किसी एकक कोष्ठिका के कितने % भाग में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो पैक हैं। और जब आपको पैकिंग फ्रैक्शन पता हो जाएगा तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि उसमें रिक्त स्थान कितना है। और जैसे जैसे पैकिंग फ्रैक्शन का मान बढ़ता है, किसी क्रिस्टल जालक का जो आपका स्टेबिलिटी है वो क्या होता है, बढ़ता है। और इस पैकिंग फ्रैक्शन की सहायता से हम लोग ये भी बताते हैं कि किसी एकक कोष्ठिका या किसी क्रिस्टल जालक में कितना % जगह क्या है, खाली है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या देखते हैं। आपको मैंने बताया था आद एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एससीसी। तो हम लोग आद एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना, इसको आज हम लोग देखते हैं। तो आद एकक कोष्ठिका में हम लोग संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो अब जरा देखिएगा, अब सबसे पहले संकुलन क्षमता होता क्या है भाई। तो संकुलन क्षमता बराबर हम लोग लिखते हैं कण का आयतन, कण का आयतन अब बटे क्या है, घन का आयतन। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, संकुलन क्षमता। अब यहाँ पे देखिए हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं संकुलन क्षमता, आद एकक कोष्ठिका के लिए या एससीसी के लिए। तो चूंकि इसका फिगर मैंने आपको बताया था, इसका परिभाषा भी बताया था आपको। इस एससीसी में क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो केवल और केवल और केवल घन के कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं। जब ये केवल और केवल घन के कॉर्नर पे उपस्थित हैं तो इसका फिगर भी मैंने आपको बताया था, देख लीजिए आप। बताया था कि 2 स्क्वायर को एक साथ अटैच कर देना है। अब घन के कॉर्नर पे है तो 4 ऊपर कॉर्नर होंगे और 4 क्या होंगे, नीचे कॉर्नर।
अब देखिएगा यहाँ पे इसका जो एक ये जो कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका है या इसी को बोलते हैं कोष्ठिका कोण, इसको मान लेते हैं ए, स्मॉल ए मान लेते हैं। अब देखिए इसको निकालते हैं। माना कि किसी घन के कोष्ठिका कोर की लंबाई स्मॉल ए है। अब इसका यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इसको कुछ नहीं यूनिट लिखा है, ऐसे ही लिखा है। तो माना कि किसी घन के कोष्ठिका कोर की लंबाई क्या है, स्मॉल ए। तो अब यहाँ से देखिएगा घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए क्यू। अब जरा देखिए, अब देखिए यहाँ पे कण का आयतन, आपको पता है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब जरा देखिए, तो ये तो हुआ एक कण का आयतन। अब चूंकि हम लोग को निकालना है एससीसी के लिए, तो आपको मैंने बताया था एससीसी के लिए जेड का मान, एससीसी के लिए जेड का मान फिर से रिकॉल कर देते हैं, 1/8 × 8 कितना होगा 1। तो आप जरा देखिए, जब इतना कर लिए तो ये तो हुआ एक कण का आयतन, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एक कण का आयतन। अब यहाँ पे लिखेंगे कण का कुल आयतन, कण का कुल आयतन। तो जब एक कण का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू और एससीसी के लिए जेड का मान 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अगर ये बीसीसी रहेगा तो जेड की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर एफसीसी रहेगा तो जेड की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, कण का कुल आयतन, कण का कुल आयतन। तो कण का कुल का आयतन जेड का वैल्यू कितना 1/4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब जरा देखिए यहाँ से, अब हम लोग को ने निकालना है संकुलन क्षमता। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला कण का आयतन। तो कण का आयतन क्या है जरा देखिए, तो 4/3 पाई आर क्यू। और घन का आयतन क्या है जरा देखिए, तो यहाँ से ए क्यू लिख दिए। इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पीएफ, और 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन 100 में ही निकलता है। पीएफ या इसी को बोलते हैं पी, पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू इंटू ए क्यू इंटू 100। अब देखिए आप, अब यहाँ पे मामला थोड़ा फंस गया है। मामला कैसे फंस गया देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आर है, ये दोनों तो सेम नहीं है, तो फिर भी तो तब इसमें तो भाग देना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए जरा इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब एससीसी के बारे में समझना होगा। आध एकक कोष्ठिका, इसकी परिभाषा क्या होती है भाई, कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के केवल कॉर्नर पे होंगे। तो इसका स्थिति क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे अगर यहाँ से दिखाएंगे तो एक स्फीयर यहाँ पे आएगा, एक स्फीयर यहाँ पे आएगा, एक 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 यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। यानी अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि दो गोला हमेशा एक दूसरे को टच करता है। एससीसी में कितना गोला एक दूसरे को टच करेगा, दो को करेगा। तो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर क्या है ए। ई अगर आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और यही जो आर और आर 2r है, ये इसके कोष्ठिका कोर की लंबाई के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2r बराबर a, और इस 2r को हम लोग बोलते हैं d, यानी और a। जहाँ देखिए d क्या होगा, जहाँ d को हम लोग बोलते हैं d बराबर दो गोला के बीच की न्यूनतम दूरी, या इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो देखिए ये क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। यहां से भी आपकी इम्तिहानों में सवालें आती हैं, यहां से भी आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आपको कभी कभी ए का मान दे देगा और आर का वैल्यू पूछेगा, या आर का मान दे देगा और बोलेगा ए का वैल्यू बताइए।
तो अब यहाँ पे हमारे पास 2r है, या बोलेगा कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो इसी d को हम लोग कहते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये किसके बराबर हो, वो a। अब यहाँ से हमारे पास a और r में रिलेशन आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर 2r, या r बराबर, यहाँ से अगर r बराबर लिखा जाए तो a/2। यानी ये जो रिलेशन आया, ये सरल एकक कोष्टिका या आध एकक कोष्टिका में r और a, r मतलब त्रिज्या और ये मतलब कोष्टिका कोर की लंबाई, ये दोनों में रिलेशन भी कभी पूछता है कि r बराबर a/2 होगा, क्या होगा। अब जरा देखिए, अब यहाँ से आप देखिए पैकिंग फ्रैक्शन में करना क्या है, या तो आप a को r में बदल दो या r को a में बदल दो, कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ से अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन को फिर से यहाँ लिख रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग ऐसा करते हैं कि 2r बराबर a है तो a को r में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब जरा देखिएगा यहाँ से ऊपर में 4/3 पाई r3, अब मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 100। अब जरा नीचे देखिए aq है, तो a की जगह 2r है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए तो जरा, 2q के पावर क्या हो, 2r के पावर क्या हो जाएगा q। जब q हो जाएगा तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, जरा देखिए 4/3 पाई r3, और इधर से 2 का पावर q करेंगे तो 8, और r3 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100। ये r3 से r3 क्या हो जाएगा खत्म, ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यहाँ से क्या बच गया जरा देखिए तो इधर, यानी पैकिंग फ्रैक्शन बराबर आ गया π/6 इंटू 100। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 52.34%, या कोई किताब इसी को लिखता है 52% अप्रॉक्स में, या इसी को आप लिख सकते हैं तो 0.52 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों सवाल आपके रहते हैं आपके इम्तिहानों में। ये बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहता है आपके इम्तिहानों में कि एससीसी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसमें आया 52%। अब जरा यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन 52% है, तो थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। अब इसमें आपसे पूछता है एम्प्टी स्पेस, और इसकी चर्चा मैंने पिछली मुलाकातों में आप किया था और आपको बताया था कि आगे मतलब आने वाले लेक्चरों में इसको हम लोग कैलकुलेट करके दिखा देंगे। तो एम्प्टी स्पेस यानी पैकिंग फ्रैक्शन इसका 52% है, यानी इसके 52% भाग में कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो भरा हुआ है। तो इसमें एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा भाई, तो 100 में से हम लोग 52 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 48%। परसेंट के टर्म में लिखें तो 48, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.48। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन था एससीसी के लिए, और यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालें आती है। तो ये सॉलिड स्टेट का आज हम लोग 5वां लेक्चर देख रहे थे, और ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आप इसको कहीं से, आपको किसी भी एंगल से इसमें परेशानी नहीं होना जा रहा है। और मैं आपको एक नोटिस कर दूं कि हम लोग बहुत जल्द ही 11th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जब अभी आप अपना YouTube चैनल देख रहे होंगे तो फिजिक्स वाले सर का वीडियो जा रहा होगा। सर का कंटिन्यू 8-9 वीडियो गया है, आईसी सर के नाम से जा रहा होगा वीडियो। अब हम लोग मैथ वाले सर से भी बात कर रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में वीडियो बना के डालेंगे। और 11th का जो वीडियो होगा वो हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से 2-4 दिन बाद इसको करेंगे। तो जो बच्चे 11th के हैं और अभी तक वो निर्माण एजुकेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और 11th के लिए जो केमिस्ट्री में हम लोग लेके आएंगे, केमिस्ट्री में हम आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। उस ऑर्गेनिक में आपको फ़ायदा क्या है, बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं जब मैं पॉलिटेक्निक का वीडियो बना के भेजता हूँ तो बोलता है कि सर 12 का वीडियो नहीं आ रहा है, 12 का भेजते हैं तो बोलता है पॉलिटेक्निक का नहीं आ रहा है। अरे भाई सिलेबस सबका लगभग एक ही है, अब उसी में कट एंड पेस्ट करना है। अब जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में सर ने आपके यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो डाला 11th के लिए, तो ये वीडियो आपके पॉलिटेक्निक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब बच्चा देखता है कि अरे तो 11th का पॉलिटेक्निक का नहीं है, तो इसको व्यू भी नहीं करता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, उसमें देखिए कि हमारे इसमें काम का क्या चीज़ है। आप पॉलिटेक्निक पढ़ते हैं, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट डायमेंशन तो एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज पूरे फिजिक्स में है। चाहे वो फिजिक्स आप जनरल कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स आप पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ो,
चाहे 11th के लिए पढ़ो, चाहे 12 के लिए पढ़िए। तो आज हम लोग यहीं पे अपने लेक्चर को विराम करते हैं और फिर अगली मुलाकात में मिलते हैं। थैंक यू।